ये विशिष्ट अभिक्रिया की दर। देखो ये विशिष्ट अभिक्रिया की जो दर है ये किसने दी थी, ये दी थी हमारे गुलबार्ग और वागे ने सन 1867 में, है ना। और इन्होंने क्या करा था भाई, इन्होंने जो हमारी अभिक्रिया की दर है ना उसी का अध्ययन करा था। उसमें क्या अध्ययन करा, हमने अभी देखा था कि जो सांद्रता है वो जैसे जैसे बढ़ती है अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो ये सांद्रता के प्रभाव का अध्ययन करके, अभिक्रिया की दर में सांद्रता के प्रभाव का अध्ययन करके सर्वप्रथम गुलबर्ग और वागे ने सन 1867 में द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के रूप में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। तो इससे इन्होंने एक नियम बनाया था जिसे हम विशिष्ट अभिक्रिया की दर कहते हैं। और एक और है सांद्रता, अभिक्रिया के दर के प्रभाव की सांद्रता की दर, इस तरह भी हम इसे कहते हैं। जो कि क्या होता है, देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण जो है उसके गुणनफल के समानुपाती होता है। तो जो अभिकारक के जो सांद्रण है ना, सांद्रता अभिकारक है, उनके गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है ना। अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है हमारे सांद्रता के गुणनफल के। और जो हमारे अभिकारक के गुणांक हैं, मतलब जो हमारे अभिकारक है उनको गुणांक के रूप में लिखते हैं, गुणनफल में लिखते हैं, उसकी जो सांद्रता है वो घातांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो हमारे जो क्या नाम है अभिकारक हैं, उनकी जो गुणनफल है, उनकी जो सांद्रता है वो कैसे लिखी जाएंगी, उनके घातांकों के रूप में लिखी जाएगी। तो जिस तरह यहाँ पर उन्होंने इसे वैल्यू के रूप में दर्शाया भी, जैसे कि ए है और बी, वो दोनों अभिक्रिया होती है जिनकी सांद्रता स्मॉल है और स्मॉल बी है, वो उत्पाद बना रही है। तो यहाँ पर जो इनकी सांद्रताएं हैं वो किस रूप में लिखी जा रही है, अभिक्रिया के लिए समानुपाती होंगी ए और बी के गुणनफल, और उनकी जो सांद्रता है वो घातांक के रूप में, मतलब ए की स्मॉल ए घात और बी की स्मॉल बी उसकी सांद्रता के घातांक के, और उन दोनों के जो अभिकारक है उनके गुणनफल के समानुपाती होती है अभिक्रिया की दर। तो ये हमारे किसने दिया, हमारे गुलवर्ग और वागे ने दिया था। और जहां पर भाई जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक के कांस्टेंट आता है जिसे हम दर स्थिरांक बोलते हैं, जहाँ के एक दर स्थिरांक है। अब ये दर स्थिरांक क्या होता है और इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो दर स्थिरांक एक ऐसे स्थिरांक उसे बोलते हैं जो एक स्थिर संख्या होती है, एक स्थिर अंक होता है जो कि वैल्यू में रखा जाता है जब हमें एक निश्चित वैल्यू का मान पता होता है। तो पहला है भाई इसकी विशेषता, किसी अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मान उसके अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो जो हमारा किसी भी अभिक्रिया की दर है वो स्थिरांक जो है वो किस पे निर्भर नहीं करेगा, सांद्रण की जो अभिकारक है उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, क्या हमारा दर स्थिरांक। दूसरा है कि दर स्थिरांक का मान ताप पर निर्भर करता है। तो ताप पर निर्भर करता है, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे दर स्थिरांक का मान समान रूप से बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा दर स्थिरांक का मान ताप पर निर्भर करता है। तीसरा है कि दर स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। तो इसकी इकाई जो है वो क्या है, अभिक्रिया की दर कोटि है ना। अब ये कोटि क्या होती है, अब अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। चलो थोड़ा बहुत ये देखते हैं। कोटि एक ऐसी संख्या होती है, ऐसे अभिकारकों के परमाणु और अणु की जो सांद्रता है उसकी वैसे वो संख्या होती है जो अभिक्रिया की दर में भागीदारी लेते हैं, जो अभिक्रिया की दर को निश्चित करते हैं, जो अभिक्रिया की दर को निर्धारित करते हैं। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोटि, है ना, अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर के की हम क्या देखते हैं, कोटि निकालते हैं, उस कोटि पर निर्भर करती है। तो अभी हम उसके आगे लेक्चर देखेंगे। यदि दर स्थिरांक का मान अधिक हो तो यहाँ पर क्या होगा, अभिक्रिया की दर भी अधिक हो जाएगी। मतलब के का गुणनफल है ना, तो के का जैसे जैसे मान बढ़ जाएगा वैसे ही उसका गुणनफल है, तो के का मान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर भी साथ ही साथ बढ़ जाएगी। अब हम देखेंगे अभिक्रिया की दर जो हमने पढ़ी थी और दर स्थिरांक में अंतर क्या है। देखो भाई अभिक्रिया की दर वो होती है कि जिसमें हम समय अंतराल में उसके अनुपात में जब अभिकारक की सांद्रता में कमी dc बटे में dt तथा उत्पाद सांद्रता में वृद्धि प्लस dx बटे में dt से व्यक्त करते हैं। तो ये होती है अभिक्रिया की दर जो कि समय अंतराल में जो अभिकारक से उत्पाद बनने में जो हमारी जो हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर बोलते हैं, जिसको हम इस तरह व्यक्त करते हैं। दूसरी तरफ दर स्थिरांक क्या है, दर समीकरण में उपस्थित, इसी दर समीकरण में उपस्थित क्या होता है, एक समानुपातिक स्थिरांक होता है, जैसे कि dx बटे में dt है। और ये समानुपातिक किसके होता है, उसकी सांद्रता के होता है, जो कि गुलबर्ग वागे ने बताया। और समानुपातिक का चिन्ह हट के क्या आता है, के कांस्टेंट आता है, जिसको हम दर स्थिरांक कहते हैं। अब दूसरा अंतर है कि किसी समय अभिक्रिया
की दर उस समय अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, और जबकि दर स्थिरांक का मान अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ये ताप पर निर्भर करता है। तीसरी चीज है कि अभिक्रिया की दर की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड, मतलब कि एक फिक्स है कि जो हमारी अभिक्रिया की दर की इकाई है वो क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स होती है, जो कि हम निकाल चुके हैं। पर यहाँ पर जो दर स्थिरांक की इकाई है वो क्या होती है, उसकी अभिक्रिया की दर की कोटि, अभिक्रिया कोटि होती है। तो दर स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की कोटि के साथ बदलती रहती है, तो इसकी कोटि हमारी क्या होती है, इसके साथ बदलती रहती है, मतलब ये फिक्स रहती है, फिक्स रहती है अभिक्रिया की दर की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। चौथा इसका अंतर है कि अभिक्रिया की दर का मान ताप के साथ परिवर्तित होता है। देखो भाई, ताप के साथ परिवर्तित तो होता है अभिक्रिया की दर का मान, पर ये जो हमारी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया पर निर्भर करता है। तो ये घट और बढ़ दोनों सकता है ताप पर। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है और वैसे भी घट भी सकते हैं, जो हम देख चुके हैं। परंतु यहाँ पर क्या होता है, इसका मान सदैव ताप बढ़ाने पर क्या होता है, समान रूप से बढ़ता है। तो इस तरह अभी हमने ये चीजें देखी। अब हम आ जाते हैं अभिक्रिया की कोटि, जो हम इकाई बोल रहे थे। तो क्या है ये के का मान है भाई, अभिक्रिया की कोटि जो है ना, और के का मान से हम इसकी कोटि मतलब इकाई निकाल सकते हैं। देखो भाई, अभिकारकों के अणुओं या परमाणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया की दर को निर्धारित करती है। तो अभिक्रिया को दर को निर्धारित करने वाले वे अभिकारक के अणुओं और परमाणुओं की संख्या को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और किसी अभिक्रिया की कोटि उस अभिक्रिया की दर नियम समीकरण के, मतलब नियम वही जो हमने अभिक्रिया दर समीकरण से अभिकारकों की सांद्रता पर दर्शाए गए समस्त घातांकों के योग के तुल्य होती है। तो वही चीज जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि अभिकारकों की जो सांद्रता है उसमें जो घातांक है उसके योग के तुल्य, मतलब जैसे जैसे घातांक बदलेंगे वैसे वैसे हमारी अभिक्रिया की दर जो है, कोटि जो है वो बदलती जाएगी। अब देखो, विभिन्न कोटि के लिए दर स्थिरांक की इकाई निकालनी है। तो सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल लीटर होती है ना, मोल लीटर इनवर्स होती है। अभिक्रिया की दर क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स होती है। तो हम यहाँ से हमें पता है dx बटे में dt क्या होता है, बराबर के और हमारा सांद्रता, और जिसकी हमने जो हमने यहाँ पर अभिकारक है उसकी सांद्रता किस में लिखी है, हमने घातांक के रूप में लिखी, मान लो 1 है। तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। dx बटे में dt क्या है, ये हमारा है अभिक्रिया की दर, जिसे हम r से दर्शाते हैं। तो r बराबर k Cn, और c हमारा क्या है, वही सांद्रता, और n हमारा क्या है भाई, n एक पूर्णांक है ना, पूर्ण गुणज बोल लो जिसको, जहाँ पर हम n की संख्या जैसे जैसे यहाँ रखेंगे वैसे वैसे हमारी शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय, तृतीय ऐसे निकलती जाएगी। और हम यहाँ से हम फॉर्मूला बना सकते हैं कि जो कि हमारा दर स्थिरांक है, और जिसी के अंदर हमें कोटि का क्या निकालनी, इकाई निकालनी है। तो कोटि की इकाई अलग अलग हो सकती है। तो हम k इज इक्वल टू क्या होता है, r बटे में Cn हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम जो हमारे घातांक में हमारी जो संख्या है ना, जो हमारी क्या बोलते हैं सांद्रता, उसके हिसाब से वो बदलती जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे शून्य कोटि, ठीक है ना। तो ये अभी निकला है भाई, आर हमारा मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स है, बटे में मोल लीटर इनवर्स, और हमने एन का इसको पूर्णगणज कर रखा है। पहला शून्य कोटि के लिए जिसमें एन का मान 0 होगा, तो हमारा क्या आ जाएगी, शून्य कोटि के लिए इकाई इसकी हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। दूसरा प्रथम कोटि एन का मान 1 है, तो यहाँ पर सेकंड इनवर्स के सिर्फ बचेगा क्योंकि मोल से और लीटर से कट जाएगा। उसके बाद द्वितीय कोटि के लिए एन का मान 2 होगा, तो यहाँ पर मोल इनवर्स लीटर और फिर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पर हो जाएंगे, मोल 1 मोल से कट गया तो ऊपर आएगा तो माइनस का बना जाएगा, और लीटर जो है वो कट जाएगा 1, और यहाँ पर नीचे वाला लीटर ऊपर आ जाएगा तो लीटर ही रहेगा। तो सेकंड इनवर्स तो था ही। और तीसरा और चौथा लास्ट क्या हमारा तृतीय कोटि, जिसमें एन का मान 3 है, तो यहाँ पर जब 3 आएगा तो मोल 3 हो जाएंगे, लीटर माइनस का 3 हो जाएगा। तो 1 मोल 3 ऐसे करेंगे तो मोल ऊपर आ जाएगा, तो मोल माइनस का 2 हो जाएगा, और लीटर ऊपर आएगा तो लीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड इनवर्स तो था ही। तो इस तरह हमने अभी इतनी चीज़ें खत्म करी हैं।